गुड मॉर्निंग बच्चों। सातवां लेसन चल रहा था, इसमें अपना लास्ट टॉपिक है 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा को पुनर्विचार करें। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल अंधकार का समय था? इसके बारे में विस्तार से पीछे पढ़ चुके हैं लेसन के जरिए, और अब इसके बारे में टॉपिक दिया गया है कि क्या यूरोप वास्तव में पुनर्जागरण हुआ था या नहीं। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो पता चलता है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में जो समय चल रहा था वो अंधकार का एक प्रकार का युग था, क्योंकि उस समय ईसाई चर्च और पोप ये सभी जो लोग थे वो जनता के बीच बहुत गलत तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और जनता को हर प्रकार से लूटने का प्रकार तलाश कर रहे थे। इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव है कि बर्कहार्ट के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। अब जैसे कि ये विचार दिया अंधकार का समय 12वीं शताब्दी को, ये दिया था किसने? बर्कहार्ट ने। और इंग्लैंड के जो नए विद्वान आए, लेखक आए पीटर बर्क, उन्होंने बर्कहार्ट का जो विचार दिया था अंधकार का मैं जो समय बताया था 12वीं शताब्दी को, उस विचार को अतिशयोक्तिपूर्ण बताया, गलत बताया है। बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बड़ा चढ़ाकर पेश करे। क्यों बताया? पीटर बर्क ने इनके कथन को, इनके द्वारा जो रचना बताई गई थी, इनके द्वारा जो समय को संकेत दी गई थी, क्यों बताया? क्योंकि बर्कहार्ट ने इस 12वीं और 13वीं शताब्दी के समय को कुछ बड़ा चढ़ा करके कुछ गलत तरीके से जनता के सामने पेश किया था अपनी रचना के माध्यम से। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग भी किया था। इस शब्द में अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया। अब जब उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा बताया बड़ा चढ़ा करके, तो उसका कारण बताया है क्योंकि उन्होंने पुनर्जागरण को इसके अंदर प्रयोग किया था। और पुनर्जागरण में क्या चल रहा था, उस समय नए नए प्रकार के परिवर्तन आ रहे थे, उन परिवर्तनों को बड़ा चढ़ा करके पेश किया था। इसलिए पीटर बर्क ने उनके विचार को अतिशयोक्तिपूर्ण बताया है। इसके साथ साथ बर्कहार्ट ने जो प्राचीन काल में जो चला आ रहा था ईसाई धर्म का, उसका ही प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में किया था। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृति से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। ये जो कुछ बड़ा चढ़ा करके पेश किया और इससे पहले के बारे में जानकारी दी थी बर्कहार्ट ने, पीटर बर्क ने इन दोनों ही विचारों, इन दोनों ही कथनों को, इन दोनों ही बातों को गलत बताया है। यह कहना है कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय का काल था। बात करें कि नव चेतना जो आई 12वीं 13वीं शताब्दी के आगे का जो समय भी था, 14वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी, उस दौरान उन शताब्दियों में पुनर्जागरण के कारण गतिशीलता और कला का जो क्षेत्र था उसमें सृजनशीलता का नया परिवर्तन देखने को मिला। और इससे पहले के जो समय जो था वो इसके बिल्कुल विपरीत था, इसलिए उसको अंधकार में कहा गया, जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था, जरूरत से ज्यादा सरलीकरण था। अब क्यों बताया अंधकार का समय उसको? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का पुनर्जागरण से पहले किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा था और जो भी जरूरत की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही ज्यादा सरलीकरण थी, वो बहुत ही ज्यादा सरल थी। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े जो अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं, ऐसे सारे तत्व जो पुनर्जागरण से जुड़े हुए हैं वो सारे इटली में 12वीं और 13वीं शताब्दी में ही देखने को मिले थे। उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे विकास का जो प्रक्रिया जो थी, परिवर्तन की जो प्रक्रिया थी, सुधार की जो प्रक्रिया थी, वो धीरे धीरे इटली से शुरू होकर के 12वीं 13वीं शताब्दी से आरंभ होकर के पूरे यूरोप में फैलने लगी थी।
कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार भी पनपे थे। अब कुछ इतिहासकार बता रहे हैं कि ये जो इटली के अंदर जो प्रक्रिया हुई पुनर्जागरण की 12वीं 13वीं शताब्दी से, जो यूरोप में पहली पुनर्जागरण का जो क्षेत्र था वो फ्रांस में पहले ही आ चुका था और वो 9वीं शताब्दी के लगभग देखा गया था, खास तौर से साहित्य और कला के क्षेत्र में। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। यूरोप में जो बदलाव आए उसमें रोम और यूनान का हाथ नहीं था, बल्कि इसमें बहुत सारे जो परिवर्तन आए उसमें काफी देशों का, काफी विद्वानों का और काफी क्षेत्रों का हाथ था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे थे। अब पुरातात्विक क्षेत्र देख लो, साहित्यिक क्षेत्र देख लो, इनमें भी धीरे धीरे सुधार आना प्रारंभ हुआ और जो सुधार आए उनकी बहुत लोगों ने अधिक मात्रा में प्रशंसा भी की है। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्य कुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफी विकसित थी। बात करें एशिया के अंदर प्रौद्योगिकी और कार्य कुशलता की, तो वो अन्य दूसरे देशों से काफी अधिक मात्रा में सशक्त थी, क्योंकि उनका जो ज्ञान था, उनका जो कला का क्षेत्र था वो यूरोप और इटली से बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था में था। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबद्ध हो चुका था, मिल चुका था और नौ संचालन की नई तकनीकों ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों में जल यात्रा को संभव बनाया। अब बात करें नौ संचालन का जो क्षेत्र था उसमें भी जो पहले जो चला आ रहा था कार्यक्रम उसमें भी बहुत बदलाव आया। अब इस बदलाव के कारण ही नौ संचालन के क्षेत्र में भी लोग दूसरे दूर के देशों की यात्राएं भी करने लगे थे। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजय ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यापार और कार्य कुशलता के ज्ञान को भी सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। अब जब ये नौ संचालन के जो क्षेत्र था उसमें परिवर्तन आया, तो उसमें परिवर्तन आने के कारण अब मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका इन देशों के साथ भी अब धीरे धीरे संपर्क बनने लगे थे, क्योंकि अब दूर दराज की यात्राओं के माध्यम से व्यापार भी किया जा सकता था, सभ्यताओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता था, ज्ञान का आयात निर्यात भी किया जा सकता था। ज्ञान की दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्य कुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानी और रोमवासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। अब देखिए जिस प्रकार नौ संचालन में परिवर्तन आया उस परिवर्तन की वजह से ही यूरोप के लोग और यूनान और रोम के लोग खास तौर से अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अब अलग अलग देशों में जाने लगे इन यात्राओं के माध्यम से। जैसे भारत में आने लगे, चीन में आने लगे और मध्य एशिया में, ईरान में, यहाँ की यात्रा इन देशों की यात्रा करने लगे, जिससे उनके ज्ञान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ज्ञान का विकास हुआ। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। अब जब बहुत लंबा समय बीत गया तो जो ये जानकारियां प्राप्त की गई थी भारत से, चीन से, ईरान से, मध्य एशिया से, इनके बारे में जब लिखने की चर्चा हुई तो इन देशों के ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन जब इतिहास लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस दौरान इनको भी अब धीरे धीरे सामने रखा जाने लगा, इनको भी दृष्टिकोण में रख करके इतिहास लिखा जाने लगा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। अब जो नया परिवर्तन देखने को मिला सभी क्षेत्रों के अंदर, उन सभी क्षेत्रों